क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे ये कोई मुसलमान, हाँ उस ट्रस्ट को ये हक है, उस ट्रस्ट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। क्या है वक्फ? वक्फ तो एक धार्मिक संस्था नहीं है, विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है जो मुसलमानों के हक के लिए काम करती है। आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों नैरेटिव बनाया जा रहा है? आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। लेकिन मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। आपको क्या दिक्कत हो रहा भाई? हाँ, ये अलग बात है कि आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो नहीं है, तो मत रहे, लेकिन देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है और इसलिए मोदी जी पारदर्शिता के साथ समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। ये पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है उसके काम करने के लिए। तो ये आपको खराब लग रहा है? क्यों खराब लग रहा है भाई? ये खराब लगने की कोई चीज तो है नहीं। आप मुसलमानों के कल्याण के विरोधी हैं क्या? आप मुसलमानों के कल्याण के लिए अगर मोदी जी ने कोई काम किया तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन आपको आज क्या है? आज इस देश में दो तरह के लोग इस वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं। एक वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में हैं और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस पर वक्फ पर कब्जा था, वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। क्या है भाई? क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? इस संशोधन के विरोध का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। वक्फ का जो पूरा कार्यकलाप है, वक्फ का जो पूरा वर्किंग है, उस वर्किंग में तो कहीं से इस संशोधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वक्फ के कार्यकलाप में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वक्फ का जो आमदनी है वह आमदनी सही मामलों में मुसलमानों के लिए खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए हम इसमें संशोधन लेके आए। आपको क्या दिक्कत नजर आ रहा है इसमें? इसलिए कि आपको लग रहा है कि नजर में तो आप चढ़ जाएंगे, नजर में तो आपके चढ़ जाएंगे, अब आपका वो चलेगा नहीं जो गिरोह आपका कब्जा में था। मुसलमानों के हक में काम होगा, बेहतर प्रबंधन होगा, धन के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और सिर्फ उसके कार्यकलाप पर निगरानी रखने का तंत्र विकसित किया जा रहा है। इसमें आपको कोई विरोध का आधार नहीं है। और ये नैरेटिव अगर आप बना रहे हैं पूरे देश में, तो अपने लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने वोट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सभापति महोदया, इस संशोधन से क्या होगा? इस संशोधन से सबसे बड़ा फायदा क्या है? आज मुसलमान समुदाय के अंदर, ये नैरेटिव तो आप बना नहीं रहे हैं, मुसलमान समुदाय के अंदर पसमानदा समाज के भी लोग हैं। आप जरा बताइए हमको, पूरे देश भर का उदाहरण देके बताइए कि पसमानदा समाज का वक्फ पर कोई है, वक्फ में उसका बेचारे का कोई से है? कितनी बड़ी आबादी है पसमानदा समाज की, उसका कोई से है?
आप पूरे देश में, आपके नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जातीय गणना कराइए, जनगणना कराइए। तो कराइए, तो मुसलमान के पसमानदा के आप खिलाफ कहां हैं? अगर उनको हक दिया जा रहा है और उनको अधिकार दिया जा रहा है। आपको बता देते हैं, आपको बता देते हैं, आपकी सेकुलरिज्म की एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता का कल हम देखे अखबार में एक बयान छपा हुआ है कि जेडीयू सेकुलर पार्टी है, उसको देखना है। अरे जेडीयू को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको हम एक बात बता देते हैं, सेकुलरिज्म की आपकी परिभाषा है समाज को वोट के लिए बांटो, भावना की राजनीति करो और वोट लेके देश पर राज करो और राज करो। यह आपका सेकुलरिज्म का परिभाषा है। नीतीश कुमार जी का और जेडीयू के सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि बिना कोई विवाद किए हुए काम करो, समाज के हर वर्ग के लिए काम करो। आपने तो इस देश में बहुत दिन शासन किया। आपको एक मिनट सुनिए जयप्रकाश जी, आपको बता देते हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आजादी के बाद से आपने कब तक शासन किया? कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कब तक शासन किया? आजादी के बाद से नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में जो काम किया, आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। क्या हुआ? मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी ने तालमी मरकज बनाया, हुनर योजना चलाई। भागलपुर दंगा हुआ था, किसके राज में हुआ था? वेणुगोपाल जी, आपके राज में हुआ था। क्या न्याय किया था आपने मुसलमानों के लिए? नीतीश कुमार जी ने एनडीए के राज में भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय देने का काम किया। यह काम नीतीश कुमार जी ने किया। आपका सेकुलरिज्म की क्या परिभाषा है? नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। आप तो आजादी के बाद से इतना दिन शासन किए, कौन सा काम आपने किया बिहार में और मुसलमानों के हक में, ये बता दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं और नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के हक में बिहार में जितना काम किया, भारतीय जनता पार्टी उसकी भागीदार रही। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से यह काम हुआ। आप कहां खड़े हैं जयप्रकाश जी? ऐसे ही चिल्पो करते रहिए, कुछ होना जानी नहीं है। तो इसलिए आज वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से मुसलमानों के, पसमानदा समाज के मुसलमानों के लिए, जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं, जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो मुसलमान में भी सबसे निम्न वर्ग के मुसलमान हैं, उनको भी आज न्याय देने का काम हो रहा है। तो आपको चिल्पों बम मचा रहे हैं, आप हल्ला कर रहे हैं, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जैसे लगता है कि इस देश में कोई तूफान आने वाला है। अरे तूफान नहीं आने वाला है। इस देश के पसमानदा समाज के मुसलमान कल नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे कि इनके शासनकाल में हमको न्याय मिला। आप कहां नजर आइएगा? नैरेटिव सेट करते रहिए। और उसके बाद आप बताइए, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बड़ा चिल्लाते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए कि महिलाओं को सशक्त करना है, कांग्रेस पार्टी महिलाओं को सशक्त करती है। अरे कहां महिलाओं को? मुसलमान समुदाय में महिला नहीं है क्या? मुसलमान समुदाय में महिला नहीं है? आज अगर मुस्लिम समुदाय के महिलाओं को वक्फ के साथ जोड़ा जा रहा है, आपको क्यों विरोध हो रहा है? मुस्लिम समाज के महिलाओं को भी सशक्तिकरण का हक है, उनके सशक्तिकरण का भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इस वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से आपका नैरेटिव सेट कर रहे हैं पूरे देश में, जैसे लगता है मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं। मोदी जी पारदर्शी, मोदी जी सेकुलरिज्म, जिस तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार में सेकुलरिज्म स्थापित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश में सेकुलरिज्म को लेकर आगे चल रहे हैं। समाज के हर तबके के साथ, समाज के हर वर्ग के साथ, देश के हर राज्य के साथ एक साथ काम करके उसको विकसित करने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि उनका विजन
उनका विजन, उनकी सोच व्यापक है। वो विकसित देश बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। आप देश को संकुचित रखना चाहते हैं, देश को बांट के वोट के लिए धर्म के आधार पर वोट को बांटना चाहते हैं, जो आपका चलने वाला नहीं है। अभी चर्चा हो रही थी, बहुत लोगों ने कहा इस संशोधन के माध्यम से डीएम को अधिकार क्यों दे दिया गया। बहुत लोगों ने सिविल प्रोसीजर कोड तक की बात करी, हमको हंसी आ रही थी। सीपीसी से क्या लेना देना है? गाय का सील भैंस में, भैंस का सील सिंह जो है गाय में लगा रहे हैं। अरे भाई, इस देश में रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन कौन होता है? इस देश में रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर यह अधिकार दिया गया था, कोई गलत नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उसका विरोध किया। तो भाई सरकार ने सोचा कि चलिए आपके विरोध को मान लेते हैं, और उससे बड़े अधिकारी को दे दिया ये अधिकार। लेकिन रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन जिलाधिकारी होता है। आपका अगर झगड़ा होगा, मेरी संपत्ति का अगर झगड़ा होगा, वेणुगोपाल जी आपकी संपत्ति का किसी से झगड़ा होगा, तो कहां जाते हैं आप? खतियान देखने के पास? किसके पास जाते हैं? वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां, वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में जाते हैं। एक आम मुसलमान भी आज की तारीख में, आम नागरिक अगर मुसलमान का है और उसकी व्यक्तिगत संपत्ति पर कोई विवाद होता है, तो वो जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, और वहीं से उसको न्याय मिलता है। तो आम मुसलमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में जाएंगे, उनको न्याय मिलेगा। अब वक्फ को नहीं जाना है, इसलिए कि वक्फ की जमींदारी है। पूरे वक्फ की संपत्ति पर उसको समाप्त करने का काम, पारदर्शिता लाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इसका स्वागत करना चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल की बात आती है। भाई क्या ट्रिब्यूनल में क्या दिक्कत है? आज का क्या कानून है? आज का क्या कानून है? आज का कानून यह है जो पाप किया आपने 2013 में। आज का कानून क्या है कि अगर कोई वक्त, जो सुबह में रिजिजू साहब मंत्री जी जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि धारा 40 को खत्म कर दिया हमने। बड़ा बहुत अच्छा, धन्यवाद के पात्र हैं किरेन रिजिजू साहब जी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को, राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग को, लोकसभा की बिल्डिंग को बचा लेने का काम किया। नहीं तो कल कह देता कि ये भी मेरा वक्त का संपत्ति है। भाई आपका कौन सा कानून है इस देश में? इस देश में ऐसा कहीं कानून होता है? कोई प्रजातांत्रिक, हम आजादी के बाद से इतने दिनों से इस देश को चला रहे हैं, कौन सा इस देश में ऐसा कानून है कि वक्फ ने जिस पर रख दिया हाथ, वक्फ की संपत्ति हो गई? अभी सेकुलरिज्म के इनके सहयोगी हैं, जिनके आजकल वेणुगोपाल जी जिस पार्टी जो है, जिसकी पिछलग्गू बनी हुई है, आज उनका भी वायरल हो रहा है। इसी लोकसभा में उनका दिया हुआ भाषण वायरल हो रहा है, जिन्होंने कहा है कि पूरे डाक बंगला चौक को पटना के वक्फ वालों ने कब्जा करके रख लिया है। सख्त कानून बनना चाहिए और उन लोगों को विदा करना चाहिए। तो यही तो आपका है, यही आपका है, वायरल है। जरा बाहर निकल के वेणुगोपाल जी देख लीजिए, नहीं हो तो बोलिएगा, हम भेज देंगे, मेरे पास भी है, हम भी भेज देंगे आपको, देख लीजिएगा। तो आप वक्फ की संपत्ति को अगर आज समाप्त कर दिया उस धारा को, तो बड़ा बढ़िया काम किया। हम धन्यवाद देते हैं रिजिजू साहब के, जिन्होंने इस देश को बचा लिया और इस देश के कई लोगों को इस शिकंजे में फंसने से बचा लेने का काम इन्होंने किया है। इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। अब ट्रिब्यूनल की बात है। ट्रिब्यूनल का क्या था भाई? कल इस कानून के तहत ट्रिब्यूनल में जाइए, ट्रिब्यूनल में जाके आप साबित करिए कि वक्फ का संपत्ति नहीं है, ये मेरा संपत्ति है, और उसको 5 साल तक 10 साल तक ट्रिब्यूनल सुनता रहेगा। और एक बार ट्रिब्यूनल फैसला दे दिया कि वक्फ वाले सही है,
आप फिर कहीं नहीं जाइए, फिर उसी में रिवीजन फाइल करिए। यही तो आज का कानून था जिसको खत्म करके इस सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए सिर्फ इंडिविजुअल को भी नहीं, अगर वक्त को भी कोई शिकायत है तो वह भी अपील में जा सकता है, उसको भी आजादी मिल गई है। दो तरफा मामला साफ है। अब चलिए, जो सही होगा वही होगा, और यही काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं, पारदर्शिता लाते हैं। आपको पारदर्शिता से चिढ़ है, आपको पारदर्शिता से नफरत है, तो इसमें मोदी जी क्या करें? उनका चेहरा आपको खराब लगता है तो मोदी जी क्या करेंगे? आपको पसंद नहीं है, उनके काम की प्रशंसा किया करिए। इसलिए आज जो ये संशोधन लेके सरकार आई है, ये संशोधन पूरे वक्त के कार्यकलाप को, पूरे वक्त के कामकाज पर, पूरे वक्त की संपत्ति पर, पूरे वक्त का इस्तेमाल आम और गरीब मुसलमानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए हित में हो, इसकी व्यवस्था के साथ ये संशोधन विधेयक आया है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड इसका पूर्ण समर्थन करती है, पारदर्शिता का समर्थन करती है, और पारदर्शिता को लाने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू साहब का धन्यवाद करते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। माननीय सदस्य श्री अरविंद सामंत जी। माननीय चेयरपर्सन मैडम, बक अमेंडमेंट बिल 2025 पर हम अपनी विचार प्रकट करने के लिए खड़े हैं। सुबह से बहुत अच्छे भाषण भी सुन रहे हैं। मेरे मित्र रिजिजू जी ने बहुत कुछ कहा। पर जेडीयू ने लोकसभा में इस बिल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। ललन सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जेडीयू इसके पक्ष में है। और यही कारण था क्योंकि जेपीसी में हमने देखा कि नॉन स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया जाता था। अब ऐसी स्थिति में आप जब एक आध बिल लाते हो तो आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हो? और ये देखने के बाद हर वक्त हमें महसूस हुआ है आप लोगों की कतरी और करनी में बहुत फर्क होता है। आपको जो बिल लाने में किसी को न्याय देने की प्रक्रिया नहीं है आपके मन में। आप अगर हिंदुत्व की आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने ललकारा है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी क्या बोलने वाली है, हिंदुत्व के साथ खड़ी रहेगी क्या, आप हमें हिंदुत्व सिखाने वाले हैं। अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि हाल ही में हमने जो पद्मनाभ मंदिर था उसका खजाना निकाला था। क्या हुआ? उस खजाने को क्यों निकाला, किस लिए निकाला? उसके बाद में केदारनाथ मंदिर, हमारे शंकराचार्य जी ने कहा 300 किलो को सोना गायब हुआ। क्या हुआ, किस लिए गायब हुआ, कैसे गायब हुआ? तिरुपति पे भी आपका ध्यान है। अयोध्या में तो आपने देखा कि जिस ढंग से आपने जो कुछ प्रयोग किए तो लोगों ने तो आपको जगह दिखा दी। अयोध्या में वहाँ के मंदिर तोड़े गए, वहाँ की मूर्तियाँ तोड़ी गई, वहाँ की मूर्तियाँ वाराणसी भी हुआ, दोनों जगह गट गए आपके वोट, तो दोनों जगह मूर्तियाँ भी गायब हुई। ये जो कुछ आप कर रहे हो ना, तो ये मत समझना कि आप जो कुछ कर रहे हो वो सही कर रहे हो। हमें तो डर लगता है क्योंकि आपने इस हाल ही में हमारा चैत्र शुरू हुआ तो महाराष्ट्र में नया साल शुरू हो जाता है, उस वक्त रमजान ईद भी हुई। हमने देखा सौगते मोदी चल रहा है। आज सौगते बिल आ गया, वक्त बिल आ गया, ये सौगते मोदी चल रहा है। तब मुझे याद आई, कैसे भूल जाते हो आप कि हमारे इसी सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे, उन्होंने कहा था मंगलसूत्र छीना जाएगा। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांटने वाला था, कौन काटने वाला था? आपको उनके बारे में प्यार आया आज? ये प्यार देख के हम भी अचरज हो गया। वाह, मुझे लगता है बिहार के चुनाव नजर आ रहे हैं, देख रहा था
मेरे मित्रों के, पुराने मित्रों के भाषण। तो बिहार के चुनाव नजर में आ रहे हैं सर। अब आपके न भूलना, ये देश के आज़ादी के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया ना, उनका भाग्य है कि आज सरकार चला रहे। देश के आज़ादी के लिए मुसलमानों ने भी अपनी जान न्यौछावर की है। मुसलमान भी अंडमान में रहे हैं, लेकिन न्याय की बात हो, जो गलत है वो गलत है। अगर बिल में भी जो गलत है हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। मैं तो मांग करता हूं कि जो गलत है उसको सीधा करो, लेकिन आप लोगों ने जो किया वो इस तरह का है कि जैसे कि आपने वहां जो बोर्ड बनेगा, तो बोर्ड के बारे में सब लोग बोल रहे थे। सबसे पहली बात ऐसी है मैडम चेयरमैन कि बोर्ड चुनाव होकर आता था, अब आप नॉमिनेशन करने जा रहे हो, वही तो जनतंत्र का मार खा रहा है। जब नॉमिनेशन करना है मतलब सरकार को जो चाहे उसको रख देगी, बाकी तो अधिकारी है उसके ऊपर, वो भी आएंगे, वो तो सरकारी अधिकारी रहेंगे। बोर्ड पे उल्टा ऐसा होने वाला है कि बोर्ड में हमारे मुस्लिम जो बांधव भगिनी जो वहां होगी वो माइनॉरिटी में होगी। महिलाओं की बात करते हो, महिलाओं को तो आरक्षण 1995 एक्ट में है, नया नहीं किया आपने, ढोल मत बजाओ उसका, वो पहले से है, उसका आप समर्थन करते हैं। लेकिन जो दो लोग गैर मुस्लिम आप चाहते हो, हमारे मन में शंका है कि क्या आपने सही दिल से लाया है, जबकि आपको मालूम है कि बोर्ड पहले चुनाव चल जाता था, आप नॉमिनेट कर रहे हो, और नॉमिनेट करने के बाद में आप क्या करने वाले हो, तो दो गैर मुस्लिम होंगे। मैं आपको विनती करता हूं, पहले तो शांति से सोच लो क्या कर रहे हो। आप एक तरफ कह रहे हो कॉमन सिविल की कोड की बात करते हो, और जब दूसरी तरफ यहाँ दो मुस्लिम गैर मुस्लिम हमारे वक्फ बोर्ड पे ला रहे हो, मुझे डर लगता है कि हमारे हिंदुओं के मंदिरों में भी कल गैर हिंदू अबर लाना चाहोगे। उन्होंने अभी उदाहरण बताया मंदिर का, याद रखना शिवसेना उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। अगर हमारे मंदिर में कभी आपने सोचा भी कि किसी गैर हिंदू को उस मंदिर के बोर्ड पे लाने की कोशिश भी करोगे, तो याद रखना हम उसे विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो चल रहा है वो आगे चलकर क्रिश्चियनों पे हो सकता है, आगे चलकर जैन देरासर पे हो सकता है, आगे चलकर सिख धर्मों के गुरुद्वारा पे हो सकता है। क्यों कर रहे हो आप? क्या आपका उद्देश्य है? क्या आपका हेतु है? क्यों चाहिए आपको गैर? ये धार्मिक नहीं है, रिलीजियस एंड पायस जो कहा जाता है, डोनेशन दिया जाता है वक्त के लिए, फॉर व्हाट पर्पस? इट इज अ रिलीजियस एंड पायस। यू आर शोइंग इट इज अ गवर्नमेंट फंक्शनिंग। कैसे हो सकता है गवर्नमेंट का? वो धार्मिक है और धार्मिकता के लिए दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आप कहते हो कि उसके धार्मिकता नहीं है। जैसे भी ये देरासर के मंदिर में भी आप कर सकते हो, आगे चलकर हमारे हिंदू देवस्थान है। आपने अभी जो मैंने मंदिरों की बात की, हमने मैं उनके साथ में था, 370 धारा खत्म करी। हमने आपका अभिनंदन किया, मैं कैबिनेट में था, बहुत खुश था। कितने लोग कश्मीर में हिंदू आ गए बताओ तो सही। कश्मीर में जमीन कौन खरीद रहा है वो भी तो बताओ, पता चलेगा कश्मीर की जमीन कौन खरीद रहा है। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे देवस्थान की मंदिरों की जगह होती है, इतनी हजारों एकड़ जमीनें, वो जमीन भी बेची जा रही है। क्या आप इसी तरह का कानून हिंदुओं के देवस्थान की जमीन बेचने वालों के खिलाफ भी लाएंगे क्या? वो भी तो बताओ, तो पता चलेगा आप सही में सेक्युलर की बात करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो कि मुस्लिमों की बात करते हो। सर आपके मैनिफेस्टो में क्या था? ये आपका मैनिफेस्टो पढ़ता हूँ, 2010-9 में और 2014 में आपने मैनिफेस्टो लाया था। उस मैनिफेस्टो में आपने लिखा था, द बीजेपी विल एग्जामिन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी रिगार्डिंग वक्फ प्रॉपर्टीज headed by Shri K. Rahman Khan, 2014, Deputy Chairman Rajya Sabha, and would, in consultation with Muslim religious leaders, take steps to remove encroachment from an unauthorized occupation of work properties. Further, you have said the ASI will be provided with appropriate resources for the maintenance of all national heritages sites and prevent their vandalization in any form. Today, your own people are vandalizing. In Maharashtra, they are vandalizing.
ask the ASI what is happening at Aurangzeb, what is happening at Sambhajinagar. You will come to know. And therefore, ये जो मैनिफेस्टो है उसके ऊपर भी हमने आपके सामने कहा है. दूसरी बात, कलेक्टर की बात आपने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, लेकिन क्या किया, फिर भी दोबारा वही किया. आपने सुबह एक अच्छी बात की कि प्रोस्पेक्टिव करेंगे, उस पर तो नहीं है. लेकिन ये जो आप कर रहे हो कलेक्टर की बात, जो अधिकारी आने वाला है वो भी आपकी गवर्नमेंट ऑफिसर है ना. एवरीबडी फॉर ओन कॉज ओन जज, दैट इज नॉट करेक्ट. यू हैव टू करेक्ट इट राइट नाउ. हमने खुद कहा था कि ओरली इसके आगे कोई भी वक्त नहीं करेगा, रजिस्टर करेगा, ओन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पोजीशन में होनी चाहिए. हमने जेपी से भी कहा हम सुधार के लिए है, लेकिन आपका हेतु कभी सही नहीं लगता. इसलिए मैं इतना ही कहता हूं कि जिस ढंग से आपने ये जो बिल लाया है उस बिल को देखते हुए आपका हेतु स्पष्ट नहीं होता. आपके मन में कुछ और ही है. जमीन आपको हड़प करनी है, और किसके लिए करनी है? जैसे मैंने कश्मीर में नाम लिया, जैसे मैंने जहाँ मणिपुर में भी चल रहा है उसी के लिए चल रहा है. और किस किस लोगों के लिए चलता है, किन उद्योगपति के लिए चलता है, सभी को पता है. आपका उद्देश्य जमीन हड़पने का है, बाकी कुछ नहीं है, न्याय देने का नहीं है. इसलिए मैं आपको एक ही बताता हूँ, वोटों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश पे गंगा बहती है. आप लोगों के वोटों पे सच्चाई नहीं है, दिल में भी सफाई नहीं है. इसलिए तो बाद में राज कपूर को कहना पड़ा, राम तेरी गंगा मैली हुई, पापियों के पाप धोते धोते. 1000 लोग मर गए उसमें. और इसी को आगे बढ़ा के मैं कहता हूँ कि आपने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, और आपने कल सौगते मोदी भेजा तो बांटोगे तो बचेंगे वाली बात आ गई है. आप बांट रहे हो, बचने के लिए बांट रहे हो, ये अच्छा नहीं है. आप अंदर मन से पूछो कि सही में आपको किसी का भला करना है कि नहीं करना है. आप भला करना नहीं चाहते और आप बांटोगे तो अरे भैया, आपको जब आपने कहा ना कि मंगलसूत्र छिना लिया जाएगा, ऑनरेबल मेंबर आप भूल गए क्या किसको बोल रहे थे? इसलिए मैं आपसे मेरा भाषण समाप्त करने के बाद मैं इतना ही कहता हूँ, आपके दिल में नफरत है ना, वो निकाल डालो. We need harmony, not the hatred. We need harmony, not the hatred. अगर हारमोनी चाहते हो तो बिल फिर अंतर्मुख होकर माननीय सदस्य श्री नीलेश लंके जी, सही में मुस्लिम समाज को न्याय देने के लिए. धन्यवाद सभापति. एक मिनट ऑनरेबल मेंबर, प्लीज वेट. ऑनरेबल मंत्री, माननीय मंत्री जी ने कहा अरविंद सावंत जी बैठते बैठते समर्थन किया कि नहीं किया वो बोला नहीं है. इसलिए मैं आप बिल को समर्थन करते कि नहीं करते आपने क्लियर नहीं किया. लेकिन मैं से इतना कहना चाहता हूँ, पहले मुझे भी अरविंद सावंत जी का शिव सैनिक होने का, शिवसेना का MP होने का जैसे बोलचाल था वो क्यों बदल गए हैं? आप इंसान बदल गए या कांग्रेस के साथ हाथ मिले इसलिए आप बदल गए? पहले तो बड़ा शिवसेना का एजेंडा लेके अच्छा बोलता था, हमको भी अच्छा लगता था. ऑनरेबल मेंबर श्री नीलेश लंके जी प्लीज स्टार्ट. आप शुरू करो. ऑनरेबल मेंबर आप प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, आप बैठिए. नीलेश लंके जी. आदरणीय सभापती महोदय, आज आपण जो वक्फ बोर्ड संबंधित विधेयक सादर करत आहोत त्यावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. सरकार म्हणते की या मागचा हेतू सशक्तीकरणाचा आहे, पण यामागे काही गंभीर आणि चिंताजनक मुद्दे यामध्ये आढळत आहे. हे विधेयक पाहिल्यानंतर असे वाटते की वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे की काय. सशक्तीकरणाच्या नावाखाली वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में लगातार चर्चा जारी है. तो आज सुबह से ही लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा जारी है. एक बार सीधे आपको लेकर चलते हैं लोकसभा, जहां पर इस पर चर्चा चल रही है. वैंडलाइजेशन ऑफ द औरंगजेब टूम मतलब कौन से विचारधारा पे जो है यहाँ पर चल रहे हैं. जो वाली उनके बेटे इस वक्त अपनी पार्टी का पक्ष लोकसभा में रख रहे हैं. श्रीकांत शिंदे यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं और शिवसेना जो शिंदे गुट का है उसकी तरफ से उनका रुख क्या है वक्फ बिल को लेकर वो सदन में स्पष्ट करते नजर आ रहे हैं. इन्होंने कभी पत्र लिखा नहीं. जब पालघर में साधु हत्याकांड हुआ
तभी इनके मुंह से कुछ भी निकला नहीं, तभी चुप बैठे थे। लेकिन आज औरंगजेब के बारे में बात निकली तो यहाँ पे इनको जो है तिलमिलाट जो है यहाँ पर हो रही है। सुनने की आदत डालो। मैं यहाँ पर इन्होंने और कहा यहाँ पर 370 कलम हटाने के बाद कश्मीर में क्या हुआ। बाला साहब ठाकरे जी जब भी थे तभी उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन अगर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो सबसे पहले मैं 370 कलम को हटाऊंगा। आज वो 370 कलम को यहाँ पर क्यों हटाया, ऐसा प्रश्न पूछने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और उसी के साथ में राम मंदिर के बारे में भी कहा इन्होंने कि जो सपना बाला साहब ने देखा था राम मंदिर का, कि राम मंदिर बनाने के बाद क्या हुआ, ये भी प्रश्न पूछने की नौबत जो है आज यूबीटी पे आ गई है। मुझे लगता है कि आज यहाँ पर ये बिल जो है, ये बिल का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद रखा गया है। ये उम्मीद सिर्फ एक शब्द नहीं, यह इस कानून का सार है, इस कानून का आधार है, क्योंकि यह उम्मीद देता है उन सभी गरीब मुस्लिम समुदाय के लोगों को जिनका अधिकार वक्फ के आड़ में छीन लिया गया और उसको भ्रष्टाचार और लूट का साधन बना दिया गया। मैं विपक्ष के मित्रों का दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि जब भी देश को उनसे उम्मीद दिखी तब उन्होंने देश को और मुस्लिम समुदाय को निराशा देने का काम किया। जिस समुदाय ने आंख बंद करके इनको वोट दिया, लेकिन उनको सिर्फ वोट बैंक बनाकर छोड़ देने का काम जो है इस कांग्रेस वालों ने, विपक्ष वालों ने किया। ये यहाँ पर हमेशा सब एक लोकसभा के वक्त भी लोगों में भ्रम फैलाने का काम इन्होंने किया। संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। आज भी लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि वक्फ की जमीनें जो है सरकार ले लेगी। लेकिन आज यहाँ पर वक्फ बाय यूजर, यहाँ पर एक अमेंडमेंट लाया गया कि जो ये बिल आने के बाद इसके पहले के सभी वक्फ जो अनडिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज है वो वक्फ पे जाएंगे। तो यहाँ पर कोई सवाल उठता नहीं है कि सरकारें उस वक्फ की जमीन को लेने की कोशिश कोई कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ लोगों में भ्रम फैलाने का काम कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मैं इन लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, जब शाहबानों ने इस कांग्रेस से न्याय मांगने की उम्मीद की, कोर्ट ने शाहबानों को न्याय देने का काम किया, लेकिन इस सदन में ही इस कांग्रेस ने उनसे न्याय जो शाहबानो जी मांग रहे थे वो छीनने का काम इन्होंने ही किया। जब जम्मू कश्मीर की जनता ने आर्टिकल 370 हटाने की मांग की, तभी सिर्फ मुखदर्शक बनते ये कांग्रेस वाले रह गए, आतंकवाद को बढ़ते हुए देखते। जब 2006 में मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए जब सच्चर कमेटी रिपोर्ट लाई गई, 8 साल तक उस कमेटी के रिपोर्ट को इंप्लीमेंट इन्होंने नहीं किया। जब मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक से हो रही उत्पीड़न को रोकने के लिए इनसे गुहार लगाई, तब भी ये वोट गिनती में रह गए। और आज नरेंद्र मोदी जी के एनडीए सरकार में 370 भी हटाया, महिलाओं के आंसू पोंछने का भी काम किया। और आज ये बहुत ही ऐतिहासिक पूर्ण बिल लाकर आज मुस्लिम समाज के लोगों को भी, सर अभी तो शुरू किया है मैंने, आई एम द ओनली स्पीकर, मुस्लिम समाज के लोगों को न्याय देने का काम भी यहाँ पर किया है। ये अपीसमेंट नहीं बल्कि अपलिफ्टमेंट की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। ये वोट के लिए नहीं, वतन के लिए काम होता है। ये विधेयक किसी के साथ धोखा नहीं बल्कि हर वर्ग के साथ न्याय का माध्यम है। ये विधेयक मजहब की दीवार नहीं, विकास का द्वार बनाता है। और शायद इसलिए विपक्ष के साथी इतना जोर लगा रहे हैं कि इसको रोकने के लिए। मुझे इनसे पूछना है कि इन वक्फ की जमीनें जो लाखों एकड़ में है, 36 लाख एकड़ जमीन है, एक भी उदाहरण इनको देने के लिए मैं चैलेंज करता हूं
कि जहां पर अच्छे स्कूल बने, अस्पताल बने हैं या स्किल सेंटर बने हैं या कॉलेजेस बने हैं, जिससे मुस्लिम बहनों को या स्टूडेंट्स को वहां पर मार्गदर्शन मिला हो या नौकरी मिली हो। ये एक भी उदाहरण नहीं है। गए 5 सालों में वक्फ की जमीनें बढ़ती गई, डबल हो गई, लेकिन इनकम जो है कम होते गया। जैसे किरण रिजिजू ने यहाँ पर कहा कि सिर्फ इतने सालों में 163 करोड़ 163 करोड़ रुपए रेवेन्यू, इतने लाखों एकड़ जमीन से। मतलब भ्रष्टाचार जो है इन जमीनों पर इतने सालों तक चलते आ रहा था, वो भ्रष्टाचार कंट्रोल करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आज ये बिल आया है, तो इनके पेट में जो है दर्द यहाँ पर हो रहा है। हसताय काय तुमच्यावरती लोक हसणार आता। आज मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। यहाँ पर इंडिया अलायंस के सभी साथी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज इंडिया अलायंस का एक भी मुख्यमंत्री नहीं होगा जिन्होंने अपने कार्यकाल में वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार पर इंक्वायरी नहीं की हो। हमेशा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाक्य जो है यहाँ पर बोलते रहते हैं। मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर देना चाहूंगा। 2011 में ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंगाल में थी और कांग्रेस केंद्र सरकार में थी, और ममता बनर्जी ने बंगाल में 1000 करोड़ के वक्फ घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी। दिल्ली में 2019 में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मेमोरेंडम दिया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के विधायक अमनातुल्लाह खान जो जेल भेजे गए। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान अखिलेश यादव जी की सरकार में मंत्री रहे आजम खान ने वक्फ का मंत्री होते हुए, सही है ना भाई, सही है, बाहर आपसे तो बात किया मैंने, आपको बताया, वक्फ के मंत्री होते हुए खुल्लम खुल्ला लूट मचाई, सत्ता के संरक्षण में जबरन जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित करके अपनी निजी जागीर बनाने की कोशिश की। आज 50 से ज्यादा मामले उन पर दर्ज है और आज जेल में वो सलाखों के पीछे है। आप समाप्त कीजिए। कांग्रेस ने भी उनका विरोध किया था। ऐसा ही एक और उदाहरण सामने आया है दिल्ली में, जब कांग्रेस सरकार ने रातों रात 123 कीमती और प्राइम लोकेशन पर स्थित संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया इलेक्शन के पहले। और तेलंगाना में भी ऐसा ही उदाहरण है कि जहां पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने यहां पर कहा सबसे पहला मैंने विरोध किया, लेकिन आज इसी तेलंगाना में सबसे ज्यादा लिटिगेशन है। 77,000 करोड़ से ज्यादा जमीन, 77,000 एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, लेकिन सिर्फ 22,000 एकड़ जमीन विवाद मुक्त है। बाकी 55,000 जमीन जो है विवाद उसके ऊपर है, क्योंकि उन जमीनों पर गवर्नमेंट सरकारी संपत्तियां हैं और गवर्नमेंट के वास्तु जो है वहां पर बने हैं। केरल में भी ऐसे ही उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष इसका घड़ी घड़ी विरोध कर रही है, ये विरोध जो है, ये विरोध सिर्फ अपने पाप छुपाने के लिए यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि पूरे पाप अब जाले में आ जाएंगे। उन्हें डर है कि वक्फ के नाम पर की गई लूट, अवैध कब्जे और राजनीतिक सौदेबाजी अब दस्तावेजों में दर्ज हो जाएगी और जनता की अदालत में उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए पूरे जोरों शोरों से जो है विरोध करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। सर समाप्त कीजिए महोदय, समाप्त। और भी बहुत यहाँ पर उदाहरण है सर। यहाँ पर कुछ लोगों का मैं भाषण सुन रहा था सर। यहाँ पर गौरव गोगोई जी कह रहे थे कि लोग रिफॉर्म ला रहे हैं, बिल से समस्या बढ़ेगी। मैं कहता हूं यहाँ पर बिल से जरूर समस्या बढ़ेगी, लेकिन किसकी बढ़ेगी? जिन्होंने यहाँ पर लूट मचाया और भ्रष्टाचार किया, उनके लिए जो है यहाँ पर बिल से दिक्कतें जो है बढ़ने वाली है। यहाँ पर इन्होंने कुछ कहा कि अंग्रेजों के लिए मर्सी पिटीशन लिखा था। मैं यहाँ पर यूबीटी वालों से पूछना चाहूंगा कि बाजू में बैठ के जिन्होंने सावरकर जी को गाली देने का काम किया, उनके ऊपर प्रश्न पूछने का हिम्मत इन पे नहीं है। लेकिन ये भूल गए
अफजल गुरु के लिए किसने पिटीशन दायर की थी, किसने जो है अफजल गुरु को समाप्त कीजिए आप, प्लीज कंक्लूड। मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करने से पहले, ये जो बिल है 2011-12 में 25% मुसलमान गरीब रेखा से नीचे थे। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक कड़वा सच है जो दशकों से चली आ रही उपेक्षा और तुष्टीकरण की नीतियों का परिणाम है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह बिल न तो किसी समुदाय के खिलाफ है, न ही किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। यह बिल पारदर्शिता लाने का वादा करता है। यह वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त करने का संकल्प लेके आता है। धन्यवाद माननीय महोदय, धन्यवाद। सबसे बढ़कर ये उन मुसलमानों को सशक्त बनाने का रास्ता खोलता है जिन्हें सालों तक कमजोर रखा गया। वक्फ की संपत्तियों जो मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए थी, लंबे समय से भ्रष्टाचार, कुप्रबंध और अतिक्रमण की भेंट चढ़ती रही। इस बिल के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इन संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, गरीबी से जूझ रहे मुस्लिम भाई बहनों के उत्थान के लिए। ये बिल मुसलमानों को मजबूत करने का औजार है, न कि उनका हक छीनने का। धन्यवाद। यहाँ पर धन्यवाद हमारा विचार है। मैं एक समाप्त करूंगा। देश की उन्नति के लिए नए वक्त के साथ चलना होगा। देश के उन्नति के लिए नए वक्त के साथ चलना होगा और मुसलमान भाइयों और बहनों की तरक्की के लिए नए वक्फ के साथ आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री इमरान मसूद जी, इमरान मसूद जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सभापति महोदय, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से लिखे हुए इस संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमारे संरक्षण का, देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के संरक्षण का वादा किया। बाबा साहेब ने कहा, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। और सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी जीवन शैली जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है। मान्यवर, वक्फ बिल ला करके जिन्होंने इस वक्फ बिल को ड्राफ्ट किया, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है बार बार। वक्फ के बारे में आपको जानकारी, वक्फ है क्या? वक्फ एक फरीजा है। हर मुसलमान के लिए जिसकी जो हैसियत है, वो अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को अल्लाह की राह में वक्फ करता है। और इस वक्फ के जो ड्राफ्ट करने वाले लोग थे, जो उन्होंने बिल ड्राफ्ट किया था, उनमें मैक्सिमम लोग वो थे जिनको वक्फ के बारे में जानकारी नहीं थी। और मैं एक बात बहुत दावे के साथ कहता हूं कि 90% लोग ये नहीं बता पाएंगे, मुसलमान के अलावा, कि पाकी और नापाकी क्या होती है। तो आप वक्फ को क्या जानेंगे? ये जो बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम में सदस्य, गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वक्फ को मुसलमान समझता है, जानता है, इसकी जो जरूरत है उसको पहचानता है, इसलिए इस बात को कहा जा रहा है। वरना सारा प्रबंधन जो वक्फ बोर्ड का है वो तो सरकारों के ही हाथ में है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि बार बार ये शोर मच रहा है, जेडीयू भी कहती है, टीडीपी भी कहती है और सहयोगी दल भी कहते हैं कि हमने वक्फ बाय यूजर को खत्म कराने का काम कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसकी धारा 3R1 को, जिसके अंदर वक्फ बाय यूजर था, उसको हटा दिया गया और क्या शामिल किया गया, मैं ये पढ़ करके बता रहा हूं। ये बिल है, इसके अंदर लिखा है, परंतु वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के रूप में रजिस्ट्रीकृत संपत्तियों को उपयोगकर्ता द्वारा विद्यमान वक्फ इसके वक्फ संपत्ति के रूप में बना रहेगा।
सिवाय, बस आगे आ गया काम, सिवाय संपत्ति पूर्णतः या भागतः विवादाग्रस्त है या कोई सरकारी संपत्ति है। माननीय सभापति महोदय, 2005-6 में विभिन्न राज्य के बोर्डों द्वारा सच्चर कमेटी के समक्ष कहा गया, दिल्ली में 316, राजस्थान में 60, कर्नाटक में 42, मध्य प्रदेश में 53, उत्तर प्रदेश में 60, उड़ीसा में 53 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनके ऊपर सरकार के कब्जा किया हुआ है। इसके बाद जब ये लागू हो जाएगा तो इसके ऊपर से वक्फ का अधिकार खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा था, जब आपने सिवाय संपूर्ण और पूर्णतः लिखा और या भागतः लिखा तो आपने पूरी तैयारी कर करके लिखा। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में 11,400 हेक्टेयर लैंड वक्फ की, 14,000 हेक्टेयर में से 14,500 में से 11,500 हेक्टेयर लैंड को सरकारी घोषित कर दिया गया है। 78% लैंड को सरकारी बता दिया गया है। और सरकारी लैंड कौन सी है? उसमें इमामबाड़ा है, उसमें प्राचीन मस्जिदें हैं, उसमें 500-500 साल के पुराने कब्रिस्तान हैं, उसमें ईदगाहें हैं, गांव-गांव के अंदर बनी हुई मसाजिद हैं। और आप कह रहे हैं कि आपने वक्फ बाय यूजर खत्म करा दिया। ये इतना बड़ा हथियार दे दिया कि आप जाइए, लड़ते रहिए। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि साहब अब जब कोई विवाद पैदा होगा तो उस विवाद की स्थिति में डेजिग्नेटेड ऑफिसर उसको सुनने का काम करेगा और वो तय करने का काम करेगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। लेकिन वो तय कब करेगा इसकी कोई समय सीमा नहीं, और जब तक वो तय नहीं करेगा वो प्रॉपर्टी का मालिक सरकार रहने का काम करेगी। तो 11,500 हेक्टेयर लैंड तो उत्तर प्रदेश के अंदर, और कर्नाटक का विवाद सबके सामने है। बड़ा शोर मचा था कर्नाटक में। मैं गया कर्नाटक के अंदर क्या मान्यवर 1,12,000 एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड की थी, जिसके अंदर से 71,000 एकड़ लैंड का अलॉटमेंट सरकार ने कर दिया, और 19,000 और 20,000 के बीच में वहां के जो दरगाहों के या मुतवल्ली थे उन्होंने अपने परिवारों में बांट लिया। तो ये जो हंगामा बचा, 1999 में एक आदेश आ गया, वक्फ ऑलवेज वक्फ, तो ये पुराना आदेश नल एंड वाइड हो गया। सरकारें भाजपा की भी रही, कांग्रेस की भी रही, दोनों सरकारों ने नोटिस इश्यू किए। मैं उन नोटिस की कॉपी भी लेकर आया था। दोनों सरकारों ने नोटिस इश्यू किए, लेकिन जेपीसी ने हंगामा उतरा तो सब हमारे चेयरमैन साहब भी हवाई जहाज लेकर के गए, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया, वहां कुछ मिला ही नहीं, वहां कुछ नहीं मिला। इसी तरह से कहना चाहता हूं कि ये जो विवाद वाली स्थिति में आपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर का प्रावधान किया, लेकिन उसके सामने ये नहीं लिखा कि ये कब तक तय करेगा। और आप बार बार कहते हैं कि साहब ये जो इसका संरचना होगी, इसकी 22 मेंबर वक्फ काउंसिल में होंगे, उसके अंदर 22 मेंबर में 10 मेंबर मुसलमान होंगे, सही है, 2 महिलाएं होंगी, सही है, लेकिन 12 मेंबर उसके अंदर नॉन मुस्लिम हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड के अंदर पूरा का पूरा बहुमत गैर मुस्लिम भाइयों का हो जाएगा। मुझे इससे मतलब नहीं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि भाई आप दूसरे जो ट्रस्ट हैं या जो दूसरे धर्म के ट्रस्ट हैं उनके अंदर क्या आप दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करने की अनुमति देंगे? नहीं है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, लेकिन उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ है कि अगर किसी समय कोई जिलाधिकारी मुसलमान होगा तो उससे नीचे का या उससे ऊपर का अधिकारी उसका पदेन चेयरमैन होगा। आप मुसलमान के ऊपर यह शर्त लागू करते हैं, आप मुसलमान के ऊपर यह शर्त लागू करते हैं कि इसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट विधेयक के खंड 40A की धारा 107 जो वक्फ संपत्तियों की समय सीमा का
को अधीन करता था, लिमिटेशन एक्ट लागू करता था। आपने हटा करके 108 और इससे 41 में 108 और 108 एक को हटा दिया। 1995 का जो वक्फ अधिनियम है उसकी प्रायज्यता पर रोक लगा दी थी, जिसका अर्थ है कानूनी दावों के समय पाबंदी के बिना आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आपने रास्ता खोल दिया वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर मुकदमों के लिए। जो वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा बैठ करे हुए लोग हैं, अब वो कब्जा धारक जाकर के एडवर्स पोजेशन का दावा कर सकता है और मालिकाना हक हासिल करने की बात कर सकता है। आपने जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो कब्जा करने वाले लोग हैं, वो पहले गैर जमानती हुआ करता था, आपने उसे जमानती कर दिया। आपने उसे अधिकार दे दिया कि तुम कुछ भी करो, तुम्हें जमानत तुम कराने की जरूरत नहीं है। तो आपने तो पूरा का पूरा खुला मैदान उसके सामने खड़ा कर दिया। आपने बार बार कहा कि हम लोग मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं। आप मुझे एक ट्रस्ट बता दिए, कोई दूसरा, कोई एक संस्था बता दीजिए जिसके अंदर जो धार्मिक के नाम पर हो और उसके अंदर लिमिटेशन एक्ट ना हो। हमारे ऊपर से हटा रहे हैं, हमारे ऊपर से हटा रहे हैं, बाकी सबको छूट मिलेगी। और ये छूट भी टेम्परेरी है, क्योंकि आपके कानून के जरिए नजर सब समुदाय के जो जमीनें हैं, जो ट्रस्टों के पास पैसा है, उसके ऊपर लगी हुई है। हमारी जमीन, ये बार बार वामसी पोर्टल का जिक्र हो रहा था। वामसी पोर्टल में प्रॉपर्टी है 4,90,000 से एकदम मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने कहा 7 लाख कुछ चली गई। तो ये प्रॉपर्टी कोई वक्त नहीं की गई किसी ने। ये जो वामसी पोर्टल के ऊपर दर्ज हुई संपत्ति, कब्रिस्तान के अंदर वसूगा, एक प्रॉपर्टी वसूगा, एक प्रॉपर्टी मस्जिद, एक प्रॉपर्टी में कब्र, एक ही प्रॉपर्टी की 3-3, 4-4 बना दी। और आपने बता दिया कि वामसी पोर्टल ने, और 10 साल माने मंत्री जी, 10 साल का बहुत समय होता है। जो काम आप 10 साल में पूरी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके, मान्यवर प्लीज सब प्लीज आप मान्य आप बोलो नहीं। वामसी पोर्टल पर आपने बार बार 10 साल में काम नहीं कर सके। आप कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर सारी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करा लेना, और सारी संपत्तियों का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो संपत्ति वक्फ की नहीं बनेगी। रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन आपके अधिकारी करेंगे। जब 10 साल में नहीं कर सके तो 6 महीने में कैसे करेंगे? और ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी कानून है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 25 का सीधे सीधे ओवरलैपिंग करने का काम करता है। आपसे अनुरोध है कि माननीय 2 मिनट का समय और दे दें। ये बार बार कहते हैं कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आप एक बात बता दीजिए, आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप किस तरह तय करेंगे कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? ये कौन बताएगा कि आपकी क्या परिभाषा है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की? सारे मुसलमान 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते, सारे मुसलमान रोजा भी नहीं रखते, और उसका पैमाना क्या होगा कि वो मुसलमान है कि नहीं है? तो ये आपने रास्ते इस तरह खोल करके ये सीधे सीधे जो संविधान के अंदर हमारी धारा 14 में अधिकार है, उसके ऊपर आपने अतिक्रमण करने का काम कर दिया। मैं आप लोग एक माननीय चेन्नप्पा रेड्डी के एक कथन को जरूर कहना चाहूंगा। हमारी परंपरा में सहिष्णुता सिखाती है, हमारा संविधान, यह संविधान हमें सहिष्णुता का अभ्यास कराता है। हमें इसे कमजोर नहीं करना चाहिए, यही संरक्षण दे रहा है हमें। यह बाबा साहब के सपनों का संविधान है कि उन्होंने देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, जो गरीब से गरीब नागरिक है, उसको वो अधिकार दिया जो सामने बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री को होगा, वो ये अधिकार बाहर सड़क पर बैठे हुए एक मजदूर को होने का काम होगा। ये बाबा साहब का संविधान है। मान्यवर, इसे कमजोर करने का काम मैं आप हाथ जोड़कर विनती करता हूं। अभी हमें सौगातें मोदी मिली,
एक सेकंड, हमें सौगातें मोदी मिली, हमें सौगातें मोदी में ईद की सवैयां नहीं चाहिए, हमें सौगातें मोदी में शिक्षा दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी में रोजगार दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी के अंदर मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती है ये मारना बंद करा दीजिए, हमें सौगातें मोदी में ये कानून देने का काम कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।